काले साए के पास से एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमली की कमसिन जवानी, खत्म हो गई उसकी कहानी। इसी के साथ उसकी हंसी घाट पर गूंजने लग जाती है। अभिमन्यु पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। जैसे ही अभिमन्यु रुकता है, कमरे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। कहानी तो खत्म हो गई थी, पर कहानी अपने साथ कई सवाल छोड़कर चली गई थी, जो इस वक्त युग और उसके दोस्तों के मन में चल रहे थे। पर कमली के साथ हुए हादसे ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। जुबान होने के बावजूद सब गूंगे बने बैठे थे। कायर कमरे के अंदर छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, क्या मस्त कहानी थी यार। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे उस कमली के अंदर यक्षिणी है, क्योंकि उसकी आग बुझ ही नहीं रही थी। पर बाद में यक्षिणी काले साए के रूप में आई और उसने खुद कमली का गेम बजा दिया। शालिनी वहीं पर थी जो कायर की बातें सुन रही थी। कायर की बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आने लग गया था। शालिनी अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहती है, ये कहानी नहीं हकीकत है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, सब शालिनी की तरफ देखने लग जाते हैं। कोई उससे पूछता उससे पहले ही वो मामले को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आप लोगों ने तो बताया था ना कि टाइपराइटर से आज तक जो भी स्क्रिप्ट मिली है उसके अंदर जो लिखा होता था वो सब सच हुआ था। तो ये कमली की कहानी भी तो सच ही होगी ना। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ शालिनी, पर आज तक जो भी स्क्रिप्ट हमें इस टाइपराइटर से मिली थी उसमें मर्दों के शिकार हुए थे, औरतों के नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी हकीकत में घटित हुई होगी। कछुआ युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर अगर हकीकत में घटित ही नहीं हुई ये कहानी, तो इसे यक्षिणी ने टाइपराइटर पर टाइप क्यों किया। युग एक बात बता, इससे पहले जब पिछली पूर्णिमा पर औरत का शिकार हुआ था, उसकी स्क्रिप्ट मिली थी क्या तुझे। युग कुछ याद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अभिमन्यु फिर युग से पूछता है, तुझे अच्छे से याद है। युग कहता है, हाँ भाई, अच्छे से याद है मुझे। इस टाइपराइटर के पास से कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अभिमन्यु धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, फिर इस बार कैसे स्क्रिप्ट मिल गई। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इतना कहकर अभिमन्यु फिर सोच में डूब जाता है। वो ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुमने इस पूरी स्क्रिप्ट में एक बात नोटिस करी। युग तुरंत पूछता है, कैसी बात। कायर जवाब देता है, यक्षिणी ने कमली का शिकार अपने असली रूप में नहीं किया, बल्कि काले साए के रूप में किया है। मैं ना कहता था कि यक्षिणी की शक्तियां बढ़ गई हैं और उसने काले साए का रूप ले लिया है, और उसी काले साए के रूप में उसने मुझ पर और बिंदु पर हमला किया था। कायर की बातों ने फिर एक बार अभिमन्यु को सोच में डाल दिया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी की शक्तियां नहीं बढ़ी हैं, बल्कि हवस बढ़ी है। उसकी हवस कितनी ज्यादा बढ़ गई है इस कहानी से साफ पता चलता है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, यक्षिणी ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं मानता कि यक्षिणी ऐसा कर सकती है। वो बहुत अच्छी है, तुम नहीं जानते उसे। मैं यक्षिणी को अच्छे से जानता हूँ। कछुआ तुरंत पलट कर कहता है, युग, तू तो चुप ही रह। तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुझे लगता है यक्षिणी यामिनी थी। मुझे तो अभी भी डाउट है, यामिनी नाम की लड़की कभी थी भी या नहीं। हमने तो आज तक उसे नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो बस तेरे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। कछुआ की बातें सुनकर युग को गुस्सा आने लग जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, कछुए, ये क्या बोल रहा है तू। कछुआ झट से कहता है, ठीक तो बोल रहा हूँ मैं। चल, मैं मान लेता हूँ कि तेरी यामिनी ही यक्षिणी थी, तो तू ही बता दे, वो अब तेरे सामने क्यों नहीं आती। वो लौट आई है और तुझसे प्यार भी करती थी, तो इस हिसाब से तो उसे तेरे सामने आना चाहिए था ना। युग खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कई बार यही सवाल उसने अपने आप से भी पूछा था, पर खुद उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं था। शालिनी चुपचाप सब अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते जा रही थी। अपने प्यार को शर्मिंदा होते देख रही थी, पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। कछुआ और युग के बीच का झगड़ा और बढ़े उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, तुम दोनों शांत रहोगे। यहाँ पर मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम दोनों की अलग ही टॉपिक को लेकर बैठे हो। यामिनी यक्षिणी थी या नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने काले साए का रूप क्यों लिया है और वो औरतों के शिकार क्यों कर रही है। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, एकदम सही बात कही अभिमन्यु। तुम्हें पता लगाना ही चाहिए कि आखिर यक्षिणी औरतों का शिकार क्यों कर रही है। इसी बात पर मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, तुम सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभिमन्यु शालिनी को मना करते हुए कहता है,
नहीं, तुम रहने दो शालिनी। कल रात तुम्हारे हाथों का दूध पिया था, उसका असर अभी तक है। मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है। शालिनी का चेहरा उतर जाता है। कायर शालिनी का चेहरा पढ़ते हुए कहता है, तुम नाराज मत हो शालिनी, वो अभिमन्यु ऐसा ही है। जब वो परेशान रहता है तो कुछ भी बोल देता है। मैं चाय बना कर लाता हूँ। वैसे तुम भी तो थक गई होगी ना, रात से सफाई जो कर रही हो। शालिनी कुछ नहीं कहती, चुप खड़ी रहती है। कायर वहां से चले जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी अपने घर में थी और पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। जिस आईने के सामने वर्चस्विनी तैयार हो रही थी, उसके जस्ट बगल में ही एक बेड था, जिस पर तारा गहरी नींद में सो रही थी। वर्चस्विनी बड़ी हड़बड़ाहट में लग रही थी। देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन जाने में देरी हो गई थी। वर्चस्विनी जल्दी जल्दी अपने बालों का जूड़ा बांधने में लगी हुई थी। वर्चस्विनी तैयार ही हो रही थी कि तभी तारा सपने में चीखते हुए कहती है, कमली। इतना कहकर तारा हड़बड़ाहट के साथ उठ जाती है। वर्चस्विनी अपना जूड़ा बांधना छोड़ती है और बौखलाहट के साथ तारा के पास पहुंचती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, क्या हुआ तारा बेटा, आप ठीक तो हो? तारा कुछ जवाब नहीं देती है। वो बहुत घबराई हुई थी। पसीने से उसका पूरा बदन तरबतर हो गया था। तारा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, जिसे वर्चस्विनी पढ़ लेती है। वर्चस्विनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा है ना आपके साथ, फिर आप क्यों डर रहे हो? तारा लगातार डरे जा रही थी। डर के कारण उसके हाथ पैर कांपे जा रहे थे। उसी डर के साथ वो धीरे धीरे कुछ फुसफुसाए जा रही थी। तारा फुसफुसाते हुए कहती है, कमली, कमली, अब कमली। वर्चस्विनी तारा की ये बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, कमली? ये कमली कौन है तारा बेटा? तारा वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहती है, कमली मर गई मम्मा। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, आपने फिर कोई बुरा सपना देखा तारा बेटा? तारा कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। वर्चस्विनी समझ जाती है कि तारा के डरने की असली वजह क्या थी। वर्चस्विनी तारा से पूछती है, इस बार आपने सपने में क्या देखा तारा बेटा? तारा वर्चस्विनी को वहां से सब कुछ बताती है जब सुदेश कमली को बंगला मुड़ा घाट पर छोड़कर चले गया था और कमली बंगला मुड़ा घाट पर अकेली पड़ गई थी। तारा वर्चस्विनी को डिटो वही सब बताती है जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, उस काले साए का कमली का दिल निकालने तक की कहानी। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी शॉक्ड रह गई थी। उसे अभी भी तारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, ये सिर्फ आपका सपना था और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत आप। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा को अपनी गोद में लेती है और उसका डर कम करने लग जाती है। माँ की गोद होती ही ऐसी है जहाँ पर सारा डर छूमंतर हो जाता है। तारा की दोबारा कब आंख लग जाती है वर्चस्विनी को पता नहीं चलता है। तारा को पुचकारते हुए वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, आई होप ये चार्ली और जाटव को तारा के असली माँ बाप के बारे में कुछ पता चल जाए। कुछ कीजिए महादेव, कुछ राह दिखाइए मुझे। वर्चस्विनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल उठाते हुए कहती है, हेलो, क्या, कहाँ पर? बंगला मुड़ा घाट? ओह माय गॉड, ठीक है, मैं इसी वक्त वहाँ पर आ रही हूँ। सारे इलाके को सील कर दो और बॉडी के आसपास किसी को आने मत देना। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी घबराते हुए खुद से कहती है, कहीं तारा का सपना फिर से सच तो नहीं हो गया। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस कमरे में कैटलीन आ जाती है। वर्चस्विनी कैटलीन को देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ कैटलीन तुम आ गई, मुझे फौरन निकलना है, तुम तारा का ख्याल रखना। कैटलीन कहती है, जी मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, तारा बेबी के पास मैं हूँ। वर्चस्विनी बड़े आराम से तारा का सिर अपने गोद से नीचे रखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अभी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक बूढ़ा नजर आता है। उस बूढ़े ने फटी सी मटमैली सी शॉल ओढ़कर रखी हुई थी और सहारे के लिए अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। ये बूढ़ा और कोई नहीं, यामिनी का बाबा रज्जन था, जो तारा को देखने के लिए आया था, ये पता लगाने के लिए कि तारा वही भविष्यवाणी वाली बच्ची है या फिर कोई और। वर्चस्विनी उस बूढ़े को घूरते हुए कड़क अंदाज में कहती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रज्जन बहाना बनाते हुए दयनीय आवाज में कहता है, तुमने फकीर को नहीं पहचाना बेटी? फकीर भला किसी के दरवाजे पर क्यों जाता है? वर्चस्विनी रज्जन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और उसके पहनावे से समझ जाती है कि वो फकीर है।
वर्चस्विनी माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना बाबा, भूल हो गई। वर्चस्विनी अपने वॉलेट में से 500 का नोट निकालती है और राजन को देते हुए कहती है, ये लो बाबा। रज्जन मना करते हुए कहता है, ये फकीर नोट का नहीं बेटी, रोटी का भूखा है। कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारी बड़ी दया होगी। वर्चस्विनी को रज्जन पर शक होने लग जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं इसे 500 रुपए दे रही हूँ फिर भी ये मना कर रहा है। आखिर 500 रुपए में किसका पेट नहीं भरता? आखिर चक्कर क्या है? ये फकीर है या फिर कोई और? वर्चस्विनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही रज्जन बड़ी विनती करते हुए कहता है, क्या सोच रही हो बेटी? क्या तुम फकीर को रोटी नहीं खिला सकती? बड़ा वक्त हो गया है घर की रोटी खाए हुए। मेरा तो कोई घर ही नहीं, सोचा तुम्हारे घर से ही मांग लो। वर्चस्विनी को जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो रज्जन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और कैटलीन को आवाज लगाते हुए कहती है, कैटलीन जरा बाहर आना। कैटलीन वहां पर आते हुए कहती है, जी मैडम जी। वर्चस्विनी कैटलीन को ऑर्डर देते हुए कहती है, कैटलीन बाबा भूखे हैं, इन्हें खाने को दे दो। जैसे ही रज्जन वर्चस्विनी के मुंह से बाबा शब्द सुनता है, उसे यामिनी की याद आने लग जाती है। उसके मन में जितना कपट था वर्चस्विनी के लिए सारा निकल जाता है, पर परिस्थिति को देखते हुए अपने एहसास को अपने मन में ही रखता है। वर्चस्विनी जिप्सी चालू करती है और वहां से निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग अपने कमरे में अकेला था। जब से उसकी कछुए के साथ एक दो बातें हुई थी, वो नीचे हॉल में नहीं गया था अपने दोस्तों से बातें करने। उसका मन बहुत उदास था, जो उसके चेहरे को देखकर ही समझ में आ रहा था। युग मायूसी के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। युग का चेहरा देखते से ही शालिनी समझ जाती है कि युग के मन में क्या चल रहा है। शालिनी युग के बगल में जाकर बैठ जाती है। युग कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो वैसे ही गुमसुम उदास बैठा रहता है। शालिनी नर्म लहजे से कहती है, आप अभी भी कछुए ने जो बातें कही उसके बारे में सोच रहे हैं ना? युग तुरंत शालिनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता शालिनी? शालिनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? युग जी, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, वापस से गुमसुम हो जाता है। युग और शालिनी के बीच खामोशी छा जाती है। कुछ देर तक यही सिलसिला जारी रहता है। कमरे के अंदर इतनी खामोशी थी कि युग और शालिनी दोनों ही एक दूसरे की दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहे थे। युग अपने सामने की दीवार को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी यही लगता है शालिनी कि यामिनी सिर्फ मेरी इमेजिनेशन में थी, ऐसी कोई लड़की नहीं थी? शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं युग जी? आपने जितने प्यार से यामिनी के बारे में मुझे बताया है, उसके चरित्र को तराशा है, उससे हो ही नहीं सकता कि वो बस आपकी इमेजिनेशन हो। कोई भी किसी के बारे में इतना तभी बता सकता है जब वो उससे मिला हो। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि यामिनी सच में थी और वही यक्षिणी थी। युग नम आंखों से कहता है, अगर यामिनी सच में थी तो अब जब वो लौट आई है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? युग की आंखों में नमी देखकर शालिनी भावुक हो जाती है। उसकी आंखें खुद नम हो जाती हैं। युग फिर पूछता है, बोलो शालिनी, यामिनी मेरे सामने क्यों नहीं आती? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं युग जी को कैसे बताऊं कि उनकी यामिनी उनके सामने ही है, शालिनी के अंदर। युग फिर बोलता है, बोलो शालिनी, वो मेरे सामने क्यों नहीं आती? शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, क्या मैं युग जी को बता दूं कि मैं ही उनकी यामिनी हूँ? सदियों से है पुरानी